हेलो। वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो चलिए, आज है 14 नवंबर और हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम इंडियाज़ टॉप न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जो आपका अर्जेंटीना है वो फाइनल में पहुंच चुका है। और आपको पता होना चाहिए कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वर्ल्ड फेमस लियोनेल मेसी, वो अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं और उन्होंने क्रोएशिया को अर्जेंटीना ने हरा करके फाइनल में प्रवेश किया। अब उनका जो भिड़ंत होगा वो बेसिकली या तो मोरक्को और फ्रांस के बीच में जो भी जीतेंगे सेकंड सेमीफाइनल में उनसे होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो फीफा है वो सोसर या फुटबॉल की सबसे बिगेस्ट एक तरीके से बोल सकते हैं टूर्नामेंट है। और पहली बार कोशिश करेंगे आपको लियोनेल मेसी कि एज अ प्लेयर वो जो आपको फुटबॉल की सबसे बिगेस्ट गेम है उसमें जीते फाइनल में किसी टीम के साथ। देखिए, अभी न्यूज़ में था नेटवायर्ड जो है ना एक पॉपुलर एक तरीके से बोल सकते हैं मालवेयर है। और ये मल्टी प्लेटफॉर्म रिमोट एक्सेस ट्रोजन कुछ एक तरीके से बोल सकते हैं आप, जो पेगासस है उसी तरीके से है यहाँ पे। और ये करता क्या आपको कि इनके जो फीचर्स है जैसे इंक्लूडिंग अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग फाइल्स, रिमोट सेल्स, की लॉगिंग, प्रॉक्सी चैनिंग। अब प्रॉक्सी चैनिंग क्या होता है, तो मेकिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अटैकर्स मोर डिफिकल्ट। और ये स्टेल्थ फीचर्स की एक तरीके से मतलब वो आपके फ़ोन में घुस करके स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, पासवर्ड रिकवरी भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अगर आप देखोगे नेटवार्ड को तो ये न्यूज़ में क्यों, क्योंकि आपको पता होगा भीमा कोरेगांव केस में जो फट्ट स्वामी है, ठीक है, फ्रेंस स्वामी, उनके एक तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उन्होंने बोला है कि इनमें जो है ना मोबाइल में ये 2014 से सर्वेलांस पे लगा हुआ था। देखिए, इसकी जानकारी ऐसा लग रहा है कि इसके लिए यूज किया गया C2 सर्वर। अब C2 सर्वर क्या होता है, तो ये एक कंप्यूटर सिस्टम है जो एक वर्चुअल फॉर्म में अटैकर्स यूज करते हैं टू कंट्रोल एंड सेंड एंड रिसीव द कॉम्प्रोमाइज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, अगर आप देखोगे तो नेटवायर्ड इज डिस्क्राइब्ड एज एन ऑफ द सेल्फ मालवेयर है, याद रखिएगा। वाइल समथिंग लाइक पेगासस विच यूज्ड अ बग इन व्हाट्सएप टू इन्फिल्ट्रेट यूजर्स फोन इन 2019 इज ए कस्टम मेड एंड सोल्ड टू नेशंस। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नेटवायर्ड है ये यूजुअली आपको जो है ना मेल के थ्रू आता है, जबकि पेगासस जो आपके व्हाट्सएप पे लिंक आता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हाल ही में जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने लिस्ट किया है जनवरी 10, 2023 को कि हम सुनवाई करेंगे सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो अलो किया था सिटीजनशिप, जो इलीगल इमिग्रेंट्स आए थे बांग्लादेश से उसको नेवर एक तरीके से सिटीजनशिप की दर्जा देने के लिए। तो इसके लिए एक पिटीशन फाइल हुई है। और ये जो सेक्शन 6 से था ये अलो किया था जो इंटर्ड हुआ था आपको मार्च 1971 से पहले इंडिया में। ठीक है, देखिए हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम है ना उन्होंने एक तरीके से 5 नए जजेज को प्रमोट किया आज सुप्रीम कोर्ट जजेज। और इससे अब अल्टीमेटली क्या हो जाएगा आपको कि जो डिटरमाइंड एक तरीके से 34 जो आपको टोटल स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की, अब वो एक ही वैकेंसी उसमें रहेगी। और इस 5 जजेज में से कौन कौन है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मिथई साहब, पटना हाई कोर्ट के अभी जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस संजय करोल जी, मणिपुर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है PV संजय कुमार, पटना हाई कोर्ट के जो एक और जज है जस्टिस अफशानुद्दीन अननुल्लाह, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज है जस्टिस मनोज मिश्रा जी। इन सबको जो है ना एक तरीके से सरकार के पास भेज दिया है आवेदन कि आप इन्हें कंसीडर कर लो एज अ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और ये चीज़ें जो है ना आपको किसने किया है, तो देखिए कुछ दिन पहले ही जो है ना जस्टिस दीपांकर दत्ता जी को भी जो है ना एज अ 28th जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है ना कॉलेजियम के आधार पे सरकार ने उनको एक्सेप्ट कर लिया था। और वो बॉम्बई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो जो वैकेंसीज हो जाएंगी FX कोर्ट में अब वो 7 से घटकर 1 हो जाएंगी, क्योंकि टोटल 6 इंक्लूडिंग द जस्टिस दीपांकर दत्ता जी जो शपथ ले चुके एज अ 28th जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अभी तक 27 हुआ करता था, दीपांकर दत्ता जी के बाद 28th। और अगर इन पाँचों को अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो टोटल अब वैकेंसी केवल 1 हो जाएंगी, मतलब 33 टोटल जजेज हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कॉलेजियम जो है एक तरीके का
हमारे जुडिशरी का प्रोसीजर है, ठीक है। ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, और ये हेड करते हैं आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर आप वैकेंसीज इन द अपेक्स कोर्ट की बात करोगे तो जैसे मैंने बताया 1 हो जाएंगी, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। देखिए अभी हाल ही में जो है कैपिटल ऑफ कॉन्गो, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, उनका कैपिटल क्या है, किन्शासा। वहाँ पे बहुत ज़ोर से फ्लड आया है आपको एक तरीके से, और लगभग 100 से ज़्यादा लोग मर गए। तो ये एक्चुअली में मैं आपको बता दूं कि जो किन्शासा है ये अफ्रीकन कंटिनेंट की थर्ड जो है ना एक तरीके से रैपिडली ग्रोन जो है मेट्रोपॉलिटन है। तो कुछ इसके साथ क्या हुआ था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होने पे वहाँ पे वल्नरेबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इसलिए वहाँ पे फ्लैश फ्लड, जो वाइडर स्पीड फ्लड और लैंडस्लाइड हुआ है, तो इस कारण से यहाँ पे बाढ़ आई है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो किन्शासा है ये कॉन्गो रिवर के बैंक पे स्थित है, और यहाँ पे देख रहे हैं वो बिल्कुल, देखिए 18 न्यूक्लियर कैपेबल H-6 बॉम्बर, ये ताइवान में जो चाइना ने सबसे भारी संख्या में भेजा है, 18 न्यूक्लियर, 18 लगभग, ठीक है। इससे पहले हुआ क्या करता था कि वो कभी भी मान लीजिए भेजा भी करता था बॉम्बर, तो लगभग 4-5-6 ऐसे उकसाने के लिए भेज ही दिया करते थे। तो आप याद रखना H-6 बॉम्बर जो है ना आपको, ये एक तरीके से न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर है जो ताइवान के एयर डिफेंस जोन को एक तरीके से वायलेट कर रहा है। बीजिंग ताइवान को अपना टेरिटरी मानता है, और इसलिए उसे एक तरीके से बोल सकते हैं कि, और रीजन भी है, अभी हाल ही में प्रोटेस्ट चल रहा है चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के खिलाफ, तो वो कुछ ऐसा ट्रांसग्रेशन करना चाहते। देखें आप हाल ही में अभी जो अरुणाचल प्रदेश में इंडिया के साथ झड़प होने लगा था, तो वो पब्लिक को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के काम करते रहते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको H-6 के बारे में बता दूँ, ये चाइना की मेन लॉन्ग डिस्टेंस बॉम्बर है, और ये न्यूक्लियर पेलोड भी कैपेबल करता है, ठीक है। इट इज़ रेयर फॉर चाइना टू सेंड, तो ये एक रेयर है, क्योंकि अभी इससे पहले 4-5 करके भेजा करते थे, लेकिन ये 18, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि चाइना सेंट 21 ऑफ द बॉम्बर्स इनटू ताइवान ADIZ। अब ADIZ क्या है, तो देखिए ADIZ है आपको एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन, याद रखिएगा ये एयर स्पेस से थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। और ये चीज़ें जो है ना बहुत सारे कंट्री भी अपने ADIZ बनाते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, ये सब जो है ना अपना ADIZ बना करके रखते हैं। तो ये जो ADIZ है ना, ये बहुत ज़्यादा वाइडर एरिया होता है, जिसमें कोई भी फॉरेन एयरक्राफ्ट एक्सपेक्टेड टू अनाउंस इटसेल्फ इन लोकल एवी। तो बेसिकली जब ADIZ में कोई जाता है तो अनाउंस करना चाहिए कि भाई मैं आपके ADIZ में आ गया हूँ, ठीक है। और जो ताइवान की ADIZ है वो यूजुअली उसके एयर स्पेस जोन से बड़ी है यहाँ पे, तो वो यूजुअली क्या करता है कि चाइना के साथ ओवरलैप कर जाता है, तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम हुआ। और ये सब चीज़ें जो है ना आपको पता होनी चाहिए कि अब जो एमिड फ्रेश हुआ है टेंशन अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन चाइना एंड इंडिया, तो अभी इंडियन एयरफोर्स ने अपनी एनुअल जो है ना एक्सरसाइज, एयर एक्सरसाइज कंडक्ट करने वाली है। कहाँ पे, 15 से 16 दिसंबर को आसाम के एक तरीके से तेजपुर वाली या चाबुआ जोरहाट वाली जो एरिया है वहाँ पे, ठीक है। और ये एक तरीके से कमांड लेवल एक्सरसाइज है जो प्लान किया गया था ईस्टर्न कमांड को वैलिडेट करने के लिए कि आपकी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ है वो अच्छे से हो रहे। तो ये एक एनुअल प्लान है, ठीक है। ये एक तरीके का जो है ना ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को बूस्ट करेगा कि आप प्रिपेयर हो वॉर के लिए। नहीं तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से शेड्यूल, और यहाँ पे एयरफोर्स का कहना है कि ये कोई वॉर के कारण से नहीं है। ये जो एक्सरसाइज है वो एक तरीके से फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स जितने हैं हमारे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, फायर एयरक्राफ्ट हो, हेलीकॉप्टर्स, अनमैन्ड UAVs, जो ड्रोन्स है, वो सब पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। देखिए नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस एक्चुअली में उन्होंने 2 वीक की कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है ना किसके लिए, मालदीव और बांग्लादेश के लिए। तो मालदीव से 27 सिविल सर्वेंट्स आए हैं और 39 फ्रॉम बांग्लादेश, और ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए ये जो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस है इसको सेट किया गया था मसूरी में 2014 में, और अभी तक जो है ना वो लगभग 15 देशों से ज़्यादा के सिविल सर्वेंट्स को जो है ना वो ट्रेन दे चुके हैं, जैसे बांग्लादेश, कीनिया, तंजानिया, ट्यूनीसिया, सेजिल, गाम्बिया, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, लाओस, तो कुछ भूटान, म्यांमार, तो इस तरह के कुछ कंट्रीज है 15+। देखिए मैनुअल स्कैवेंजिंग के खिलाफ जो है ना सरकार ने बोला है कि लास्ट 3 ईयर में किन्हीं का डेथ नहीं हुआ, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए वो बोल रहे हैं क्योंकि
जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है, जिसे हम एक्चुअली में विच इज़ लिफ्टिंग ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा फ्रॉम इनसैनिटरी लैट्रिन्स एज डिफाइंड इन सेक्शन 21G ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 2013। और मिनिस्ट्री ने बोला है कि स्टॉप द डेथ ड्यू टू हजार्डस क्लीनिंग ऑफ सीवर एंड सेप्टिक टैंक्स। वो फॉर्मुलेट किए थे, एक स्कीम का नाम था नमस्ते स्कीम, जिनका एक्रोनिज्म क्या होता है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। और ये जो है ना सिस्टम, इसको फॉर्मलाइज किया गया था, ओनली ट्रेंड वर्कर्स अंडरमाइन दीज स्कीम्स, ठीक है। मतलब केवल इस स्कीम में जो है ना कोशिश किया गया था कि स्कैवेंजिंग वही करेंगे जो स्किल्ड होंगे। मैं आपको बता दूं कि जो नेशनल एक्शंस फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, जिसे नमस्ते बोलते हैं, ये एक्चुअली में सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की। और ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वुमेन अफेयर्स, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन होता है। ताकि क्योंकि आपको देखो बहुत सारे ऐसे आपको अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्कीम्स मिलेंगे, जैसे अमृत मिशन, जहाँ पे जो है ना हम लोगों ने बहुत सारे शहर बनाने की कोशिश किया, तो वहाँ पर ऑब्वियसली सैनिटेशंस के लिए हमें अच्छे से काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये सेफ्टी और डिग्निटी ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स को प्रमोट करता है इन अर्बन एरियाज़। देखिए यूएस एनर्जी सेक्रेटरी जेनिफर ग्राहम जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में, कि लोग जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है उन्होंने एक तरीके से जो है ना फ्यूजन एनर्जी को जो है ना बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। अब वो एक्चुअली क्या होता है कि देखो फ्यूजन एनर्जी जो है ना ये एक तरीके का लिमिटलेस कार्बन फ्री एनर्जी डिस्प्लेसिंग फॉसिल फ्यूल्स एंड अदर ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज है। मतलब ये बहुत ही क्लीन एनर्जी होगा, हालांकि इसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है, तो इस पार्टिकुलर लेवल पे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उसको किस तरीके से इतने प्रेशर और टेम्परेचर को यहाँ पे अनाउंस किया जाए। मैं आपको बता दूं कि फ्यूजन जो है ना इसमें क्या होता है कि आप हाइड्रोजन एटम को प्रेस करते हो, ठीक है, इनटू ईच अदर, मतलब दो हाइड्रोजन एटम को, ताकि वो हीलियम बन जाए। और उससे क्या हो जाती है आपको कि एक ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है जो कि हीट और क्लीन एनर्जी के फॉर्म में होती है। हालांकि इतना ज़्यादा हीट होता है कि हम उसे ठीक से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट ये एक बहुत क्रिटिकल अचीवमेंट है और फ्यूचर में हमें एनर्जी नीड को पूरा करेगी। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।